हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप एंड इफ, जो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ऑलरेडी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे 3 वीडियो बनाए रखे हैं स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो अवेलेबल है। तो आई होप आपने प्लेलिस्ट में जा करके इन सारे वीडियोज को एक्सेस कर रखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इन सारे वीडियो को सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग फोर लूप को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में जो हम फोर लूप की हेल्प से कर सकते हैं, सेम हम व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी जो व्हाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं, सेम हम लोग फोर लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड लैंग्वेजेज की, तो उस ओल्ड लैंग्वेजेज में, यानी जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थे सी के पहले के लैंग्वेजेज, उसमें फोर का सिंटैक्स कुछ अलग था। अगर मैं उस सिंटैक्स की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से था: फोर आई असाइन 1 टू एन, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट। कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट था पास्कल लैंग्वेज में। यहां पे क्या होता था कि आई आपका 1 से स्टार्ट होगा और ये n तक चलेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी आई हर एक बार आपका इंक्रीमेंट होगा 1 से। अगर आपको 2 से इंक्रीमेंट कराना हो तो आप यहाँ पे स्टेप भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई असाइन 1 टू n डू स्टेप 2। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब आप स्टेप 2 लगा देते हैं, ये डू नेसेसरी है, जब आप स्टेप 2 लगा देते हैं तब ये 2 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो उस समय जो पास्कल लैंग्वेज में फोर लूप था, इसका काम क्या था कि या तो ये इंक्रीमेंट करेगा या तो ये डिक्रीमेंट करेगा। हाँ, स्टेप्स अलग अलग हो सकता है, लाइक 1 से इंक्रीमेंट करे, 2 से इंक्रीमेंट करे, या 1 से डिक्रीमेंट करे, 2 से डिक्रीमेंट करे, 5 से डिक्रीमेंट करे, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं अभी फोर लूप की बात करूं, जो सी लैंग्वेज में फोर लूप है, वहां पे क्या है कंडीशन है, वहां पे है फोर। इसे थोड़ा डीप कर लेता हूं। ठीक है, अभी अगर सी लैंग्वेज की हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सी लैंग्वेज में जो हमारा फोर लूप है वो है कुछ इस प्रकार का: फोर, उसके बाद हम लोग यहां पे करते हैं इनिशियलाइजेशन, है ना, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग देते हैं कंडीशन, और उसके बाद हम लोग करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी हमें करना हो, और इसके अंदर होता है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ यहां पे मेन थिंग क्या है कि इनिशियलाइजेशन में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कंडीशन में कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जगह आप कोई भी वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बस यहां पे कंडीशन क्या है कि आपका जो लूप है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि जो व्हाइल लूप की हेल्प से हम लोग जो भी कोड को लिखते हैं, उस कोड को भी आप फोर लूप की हेल्प से लिख सकते हैं। अब हम लोग एक नजर व्हाइल पे डालते हैं कि आखिर व्हाइल का सिंटैक्स क्या है। देखिए, व्हाइल का सिंटैक्स क्या है, व्हाइल, और यहां पे रहता है कंडीशन, उसके बाद यहां पे आते हैं सारे स्टेटमेंट। तो ये क्या है कि पहले कंडीशन को चेक करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या होते रहता है, एग्जीक्यूट होते रहता है। जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, ये एग्जीक्यूट होना बंद कर देता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, एक होता है डू व्हाइल लूप, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डू व्हाइल लूप क्या होता है स्टूडेंट, पोस्ट चेक्ड लूप होता है। ठीक है, चलिए हम लोग डू व्हाइल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें होता है डू, उसके बाद स्टेटमेंट्स, एंड देन होता है व्हाइल कंडीशन। ये होता है स्टूडेंट पोस्ट चेक्ड लूप। पोस्ट चेक्ड लूप का मतलब क्या कि ये एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो। और कंडीशन इसमें क्या होता है, बाद में चेक होता है, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद। अब मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा था आपको कि अगर आप ओल्ड लैंग्वेजेज के फोर लूप को देखें और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करें, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n। ये n टाइम एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ n। अगर फोर लूप लिखा हुआ है तो ब्लाइंडली हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n होगा। लेकिन सी लैंग्वेज में अगर कहीं फोर लूप लिखा हुआ है तो हम विदाउट उसमें गए हुए, विदाउट थ्रूली उसको चेक किए हुए नहीं बोल सकते हैं कि इस फोर लूप का ऑर्डर क्या होगा।
लाइक वो ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी हो सकता है। हमने देखा है फॉर लूप पिछले वीडियो में कई सारे जिसमें कि अलग अलग ऑर्डर आए थे, अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ आया था। लेकिन अगर हम ओल्ड लैंग्वेजेस लाइक पास्कल की बात करें तो फॉर लूप जैसे ही लिखा हुआ है तो हम ब्लाइंडली कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n होगा। तो ये था डिफरेंस जो ओल्ड लैंग्वेजेस में फॉर लूप थे और जो अभी फॉर लूप है। तो अभी का जो फॉर लूप है उसमें हम वाइल से ट्रांसफर करके लिख सकते हैं या फॉर वाला वाइल में लिख सकते हैं। अभी हम लोग जब वाइल को देखेंगे तो देखेंगे कि हम वाइल वाला कोड को भी फॉर की हेल्प से लिख सकते हैं और लिखेंगे भी। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कोड है वो क्या लिखा हुआ है, दिया गया है i इक्वल्स 0, i एक वेरिएबल है उसमें 0 असाइन हो गया है। तो ये तो सीधी सी बात है कि आपका कांस्टेंट टाइम लेगा। हमें पता है कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो एक जो सिंपल स्टेटमेंट होता है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, और जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एक जो सिंपल वेरिएबल होता है वो 1 वर्ड ऑफ स्पेस कंज्यूम करता है मेमोरी, ठीक है। तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। नाउ यहां पे कंडीशन चेक हो रहा है i इज लेस देन n, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है। तो ये i कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, i 0 से लेकर के n तक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि टोटल n टाइम ये इंक्रीमेंट होगा। ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n बार एग्जीक्यूट होगा। और ये while वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा n प्लस 1 टाइम्स। अब मैंने कैसे बोल दिया n प्लस 1 टाइम्स, जो फॉर लूप वाला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो कंडीशन चेक हो रहा है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक चेक हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लिया जाए n की वैल्यू है 10, तो कंडीशन एक बार 0 पे चेक होगा, देन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10 पे भी चेक होगा। तो 0 से 10 तक चेक हो रहा है तो टोटल 11 टाइम चेक हो रहा है, दैट इज n प्लस 1 टाइम्स। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट और i प्लस प्लस को देखें तो ये 0 to 9 चल रहा है, ये 0 to 9 चल रहा है, यानी टोटल 10 टाइम्स, यानी टोटल n टाइम्स चल रहा है। तो आई होप आपको ये वाला फंडामेंटल क्लियर होगा थोड़ा। तो अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करें तो n प्लस n ये हो जाता है 3n प्लस 2, जो कि हो गया आपका टाइम फंक्शन। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ n। इसी सेम चीज को स्टूडेंट आप फॉर लूप के हेल्प से भी लिख सकते हो, और फॉर लूप के हेल्प से हमने लिखा भी है। इसे कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसे लिख सकते हैं फॉर i इक्वल्स 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, लिख सकते हैं ना। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। इस सेम कोड को मैंने फॉर लूप के हेल्प से लिख दिया है। अगर आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाले जैसा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे तो एकदम सेम आएगा। ये वाला स्टेटमेंट एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला n प्लस 1, ये वाला n टाइम्स, और ये भी आपका n टाइम्स। तो टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 3n प्लस 2, ये हो गया आपका टाइम फंक्शन। लेकिन जब हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था तब मैंने बोला था कि इसे मैं लूंगा n प्लस 1, इस टोटल को सिर्फ मैं इसे कंसीडर करूंगा। तो अगर आप सिर्फ इसे भी कंसीडर करते हैं तो आपका फंक्शन आएगा क्या, n प्लस n प्लस n, अच्छा n प्लस n फंक्शन आपका आ जाएगा 2n प्लस 2, ये हो गया आपका टाइम फंक्शन। सो व्हाट एवर द फंक्शन इज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली फंक्शन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे अगर आप देखें तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हो जाएगा आपका n, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग डिग्री को नहीं लिखते, हम लोग टर्म को लिखते हैं। टर्म क्या है, n, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n। आ गई बात समझ में। तो आई होप आपको ये वाइल वाला समझ में आ गया होगा। और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे अभी 3-4, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में कहीं वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पूछा जाता है तो आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए, तो एक और एग्जांपल है हमारे सामने, a इक्वल्स 1 है, तो ये तो आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। देन है while a लेस देन b, जब a आपका लेस देन b हो तब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराओ और a को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाओ। अब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा और ये कितने बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, आई डोंट नो, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तब तक ये आपका एग्जीक्यूट होते रहेगा, और कब तक कंडीशन ट्रू होगा हम नहीं बता सकते। तो चलिए हम लोग इसे ट्रेसिंग की मदद से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब हम ये नहीं बता सकें कि कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगा तो हम ट्रेसिंग की मदद से उसे फाइंड आउट करते हैं। और मैंने ट्रेसिंग की मदद से फॉर लूप आपको सिखाया था, तो आप इसे भी कर सकते हैं।
देखिए ए का वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए का वैल्यू है 1, ठीक है, और हो क्या रहा है, ए में बार बार 2 से इंक्रीमेंट होता जा रहा है, 2 से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी ए था पहले 1, ए इज लेस देन बी, उसके बाद क्या हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2, उसके बाद क्या हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 2, देन क्या हो गया 2 का पावर 2 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 3। अब ये टोटल कितने टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब तक ये ए बी से छोटा रहेगा, और ये ए कब तक बी से छोटा है हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ए हमारा बी से छोटा, जब ये ए हमारा बी से बड़ा हो जाएगा, और उस टाइम पे ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर के। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? मैंने बोला कि ये ए कब तक बी से छोटा है हमें नहीं पता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एट सम पॉइंट एक समय ऐसा आएगा जब ये ए बी से बड़ा हो जाएगा या बी के बराबर हो जाएगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और उस समय ए की वैल्यू होगी 2 पावर के। तो हमें ये के को फाइंड आउट करना है कि आखिर कितने टाइम ये हमारा चला, ये लूप हमारा कितने टाइम चला। तो देखिए सिंपल सी एकदम बात है, जैसा मैंने आपको बताया था फॉर लूप में, कि आपको ये चेक करना है ट्रेसिंग के समय कि कंडीशन आपका टर्मिनेट कब होगा। तो कंडीशन टर्मिनेट कब होगा, जब ए बी से बड़ा हो जाएगा या बी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा व्हेन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब चूंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि जब ए का वैल्यू 2 पावर के होगा तब ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, हमने ऐसा माना है। सिंस a equals 2 power k, hence 2 power k is greater than equals to b. Okay, now अब हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट कि 2 पावर k इक्वल्स टू b, यहां पे हम इक्वल्स लेकर चलते हैं, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा, log base 2b, log base 2b। हमें तो n के टर्म्स में निकालना था, तो यहां पे चूंकि n का टर्म्स नहीं है तो b को ही हम n बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ log n, या आप मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ log base 2n। तो इस लूप का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ log n। और ये ऑर्डर ऑफ log n या ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ 1, ये होता क्या है, ये होता है रेट ऑफ ग्रोथ। और रेट ऑफ ग्रोथ स्टूडेंट, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रेट ऑफ ग्रोथ का वीडियो, 1 मिनट, यस देखिए रेट ऑफ ग्रोथ का वीडियो लेक्चर 1.6 में अवेलेबल है, आप यहां पे जाकर के समझ सकते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने एल्गोरिथम को, तो जैसे जैसे आप इनपुट के साइज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रन टाइम किस ग्रोथ से इंक्रीज करता है उसे रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ आपका लीनियर हो सकता है, रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट हो सकता है, रेट ऑफ ग्रोथ क्वाड्रेटिक हो सकता है, हमने उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैंने आपको बोला कि हर एक व्हाइल लूप से जो भी कंडीशन लिखा हुआ है हम उसे सी लैंग्वेज के फॉर लूप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ओल्ड लैंग्वेजेज में जो फॉर लूप होते थे वो किस काम आते थे, या तो हम उससे इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए अगर मैं सी लैंग्वेज के फॉर लूप से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर a इक्वल्स 1, ओके, a इज लेस देन b, a इक्वल्स a इंटू 2, है ना, इस प्रकार से। और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट। तो सेम इस लूप को मैंने फॉर लूप की हेल्प से लिख दिया, लेकिन यही ओल्ड लैंग्वेजेज की बात करें तो ओल्ड लैंग्वेजेज में हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो वहां पे व्हाइल और फॉर का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। अगर कहीं फॉर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते थे ब्लाइंडली कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगा। अगर कहीं व्हाइल लूप है तो हमें इसे थ्रूली स्कैन करना पड़ता था, आइदर बाय ट्रेसिंग मेथड और बाय डायरेक्ट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज में क्या है कि फॉर लूप के लिए भी चूंकि यहाँ पे
क्या है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हमें इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा और फॉर लूप के काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग देख रखे हैं। चलिए, ये भी आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है i इक्वल्स n while i इज ग्रेटर देन 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और i बार बार क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होता जा रहा है। यानी कि हम लोग जो फोर लूप में देखे थे सेम यहाँ पे while लूप में लिखा हुआ है और मैंने सेम एग्जांपल जानबूझकर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, फोर और while को कंपैरिजन करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपली जैसे मैंने ट्रेस किया था 4 में वैसे ही मैं ट्रेस करूंगा कि i यहाँ पे क्या है, n है सबसे पहले। उसके बाद जब तक i 1 से बड़ा है तब तक ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होते जा रहा है, n by 2, n by 2 power 2, n by 2 power 3, इस प्रकार से। अब ये कब तक डिवाइड होगा, जब तक i का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब i का वैल्यू 1 से कब तक बड़ा रहेगा हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं एक समय ऐसा आएगा जब i का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं रह जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और उस समय i की वैल्यू हो जाएगी n by 2 power k। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि एक समय जब i की वैल्यू n by 2 power k हो जाएगी तब ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो लूप टर्मिनेट करने का क्या कंडीशन है, लूप टर्मिनेट हमारा कब होगा, जब i का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि जब तक ग्रेटर देन रहेगा 1 तब तक तो ये लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही i का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाएगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और सिंस हमने बोला क्या कि i का वैल्यू क्या हो गया है, i इक्वल्स n by 2 power k, ओके, हेंस यहां पे क्या है हो जाएगा n by 2 power k लेस देन इक्वल टू 1 और यहां पे हम इक्वल्स टू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n by 2 power k इक्वल्स 1, दैट इज n इक्वल्स 2 power k और इसे हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल्स log बेस 2n। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ n, सॉरी ऑर्डर ऑफ log n, ओके, ऑर्डर ऑफ log n। ये हो गया इस एल्गोरिथम का, या ये एल्गोरिथम नहीं है, इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n। और log n आना ही था, क्योंकि अगर मैं फोर लूप की बात करूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर इसे फोर लूप से लिखे हम तो क्या हो सकता है, देखिए हो जाएगा आपका 4i इक्वल्स n, ठीक है, और यहाँ पे क्या है i ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा आपका कंडीशन, और i क्या हो रहा है, बार बार दूसरी डिवाइड हो रहा है, तो यहां लिख सकते हैं i इक्वल्स i डिवाइडेड बाय 2 और इसके अंदर मैं लिख सकता हूं स्टेटमेंट। तो सेम चीज को मैं यहाँ पे फोर लूप से लिख सकता हूँ, लेकिन जो प्रीवियस ओल्ड लैंग्वेजेस थे, और अगर आप कुछ बुक्स में देखिएगा तो ओल्ड लैंग्वेजेस लाइक पास्कल का सिंटैक्स पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते थे फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए मुझे while लूप का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन सी लैंग्वेज में थोड़ा सिंपल हो गया, मैं फोर लूप से लिख सकता हूँ डायरेक्टली। और आप देख सकते हैं, आपको अगर बोला जाए तो आप while की जगह ऑब्वियसली आप फोर लूप का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कोड कंसाइज हो जाता है, आपका देखने में अच्छा लगता है और रीडेबल हो जाता है ना। इसे थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो फोर वाला मैंने लिखा है ना, ये एकदम देखते ही समझ में आ रहा है, अच्छा भाई क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोड है, यहां पे क्या हो रहा है समझते हैं। i इक्वल से 1, k इक्वल से 1, जब तक k लेस देन n है तब तक ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, k का वैल्यू i से इंक्रीज हो जाएगा और i प्लस प्लस होगा। सेम कोड को मैंने फोर लूप के माध्यम से भी बताया था और वहीं से मैंने उठा के जस्ट इसे while में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, while में हमें पता नहीं है कि ये हमारा लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, तो हम ट्रेस करेंगे इसे, ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि कब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए। चलिए, तो i का वैल्यू है सबसे पहले 1 और k का वैल्यू है 1। क्या कह रहा है कि जब k लेस देन n हो, तो क्या 1 लेस देन n है? नहीं, 1 लेस देन n नहीं है आपका। तो उसके बाद आपका, अच्छा 1 मिनट, यहां पे मुझे लगा k लेस देन i है, k लेस देन n है। अब यहां पे ध्यान दीजिए n का क्या वैल्यू है, हमें n का वैल्यू पुट नहीं करना है, हमें जस्ट मान के चलना है हाँ k लेस देन n है, हमारा कंडीशन सही है। तो चलिए
i का वैल्यू हो गया 1, k का वैल्यू हो गया 1, k लेस देन n है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। और यहां पे क्या हो रहा है, k में i का वैल्यू ऐड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। i प्लस प्लस i का वैल्यू हो गया 2। अगेन k इज लेस देन n, यस k इज लेस देन n मान के चलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, k का वैल्यू में i जुट गया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और i प्लस प्लस तो ये हो गया 3। अगेन k इज लेस देन n, मान लेते हैं k का वैल्यू अभी भी लेस देन n है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, k का वैल्यू में i जुट गया तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 3 और i प्लस प्लस तो ये हो गया 4। अगेन k इज लेस देन n, मान लेते हैं कि अभी भी लेस देन n है तो यहां पे क्या हो जाएगा, k का वैल्यू में i जुट जाएगा तो k अभी है 2 प्लस 2 प्लस 3, i जुट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 और i प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 5। अब ये कब तक n से छोटा रहेगा हमें पता थोड़े, हमें तो पता नहीं है, तो हम एज्यूम ही कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम मान लेंगे कि ये एक समय पे जाकर के क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा लूप, है ना, यानी ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। और मान लेते हैं उस समय i की वैल्यू हो जाएगी m, मैं यहाँ पे k नहीं लूंगा क्योंकि k का टर्म यहाँ यूज हुआ है, i की वैल्यू हो जाएगी उस समय m, तो k की वैल्यू क्या होगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जब i की वैल्यू है 1 तो ये है 1, 2 है तो है 2, लेकिन 3 से देखिए, जब i की वैल्यू 3 है तो ये 2 प्लस 2 है, i की वैल्यू 4 है तो 2 प्लस 2 प्लस 3 है, i की वैल्यू 5 है तो 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, यानी कि 2 प्लस 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, ये लास्ट वाला से एक कम है। तो हम लिख सकते हैं कि जब i का वैल्यू m होगा तो k का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से समझना है, इसी को ट्रेसिंग बोला जाता है। देखिए 2 प्लस 2, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, हाँ अब दिखेगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 प्लस 2 ये तो सारे में हो रहा है, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा m, नहीं m माइनस 1। हालांकि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे ट्रेसिंग किया जाता है। यहां देखिए लास्ट में 5 है लेकिन लास्ट में 4 तक ही जा रहा है, लास्ट में 4 है लेकिन 3 तक ही जा रहा है, तो जब ये m है तो ये m माइनस 1 तक ही जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये 2 और ये 1 अगर जाएगा तो ये बच जाएगा 1, तो ये है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 m, तो ये क्या हो जाएगा आपका m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपका k का वैल्यू m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तब आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो चलिए कंडीशन अब कब फॉल्स होगा ये हम लोग देख लेते हैं, ये नीचे नहीं हो रहा है, 1 मिनट। सो यहां पे कंडीशन के टर्मिनेट होने, ये देखिए यहां पे कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा कब, जब k का वैल्यू बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा n से, यानी व्हेन k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब सिंस k इक्वल्स क्या यहां पे आ चुका है, m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इसीलिए m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। और अगर हम इसे ओवरऑल m स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू n, यहां से इक्वल टू को उठा लेते हैं और ये हो जाएगा m इक्वल्स रूट n। तो इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रूट n, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थीटा या बिग ओमेगा का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बिग ओ या बिग ओमेगा बिग थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिग ओमेगा बिग ओ और बिग थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला ट्रेसिंग के माध्यम से, ठीक है, हमने ट्रेस करके निकाला। नहीं समझ में आया आप थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए। अब सेम चीज को हम फॉर लूप के माध्यम से भी लिख सकते हैं और हम लोग लिखे भी हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 4 i इक्वल्स 1 कॉमा k इक्वल्स 1 सेमी कॉलन k इज लेस देन n सेमी कॉलन k इक्वल्स k प्लस, अच्छा नहीं यहां पे हो जाएगा आपका i प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका i प्लस प्लस, ठीक है।
इसके अंदर में हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद k इक्वल्स k प्लस आई। सेम कोड को हमने फोर लूप के माध्यम से लिख दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में फोर लूप के माध्यम से हम जो भी कोड लिखते हैं उसको व्हाइल लूप के माध्यम से लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट कोड, या इसके बाद भी अगर एक दो होगा तो देख लेंगे, पहले समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जीसीडी फाइंड करने का एक तरीका, आई होप आप लोग जीसीडी मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए व्हाइल लूप का यूज किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि जब m n के बराबर नहीं है तब आप इसे फॉलो कीजिए, और जैसे ही m n के बराबर हो जाता है तब आप लूप को टर्मिनेट कर दीजिए। तो अब हम इसे चूंकि ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम m और n के कुछ वैल्यूज लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होता है, वहां से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का कोशिश करेंगे। सो चलिए हम लोग यहाँ पे m और n के कुछ वैल्यूज लेकर देखते हैं। लाइक हम n का वैल्यू ले लेते हैं 6 और n का वैल्यू ले लेते हैं 3। अब चूंकि m इज नॉट लेस देन n, m और n दोनों बराबर नहीं है तो अंदर जाएगा, और इफ सबसे पहले चलेगा m इज ग्रेटर देन n। क्या m ग्रेटर देन n है? यस, 6 इज ग्रेटर देन 3। m इक्वल्स m माइनस n, यानी m में क्या होगा, n का वैल्यू माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा, और n में कुछ नहीं होगा तो n 3 का 3 ही रह जाएगा। अब चूंकि इफ हमारा रन हो गया है तो else से कोई मतलब नहीं है, वापस से while हमारा कंडीशन चेक करेगा कि m अभी भी n से मतलब अनइक्वल है या नहीं है। तो m और n अब चूंकि दोनों बराबर हो चुके हैं तो अब ये लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कितने बार एग्जीक्यूट किया? ये एग्जीक्यूट किया एक बार, 1 टाइम। चलिए कोई और वैल्यू रखकर देखते हैं, m और n। अगर हम दोनों का वैल्यू रखते हैं 6 और 6, तो while m इज नॉट लेस देन n, अब चूंकि m और n का दोनों का वैल्यू तो बराबर है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट किया? 0 टाइम। अभी कांस्टेंट टाइम ले रहा है। चलिए और हम लोग m और n के बड़े वैल्यूज के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो इधर ये ढक जाएगा तो इधर लिखते हैं। लाइक हम m का वैल्यू मान लिया जाए, ले लेते हैं 12, और n का वैल्यू ले लेते हैं 2। अब देखते हैं तो m और n दोनों बराबर नहीं है। अब अंदर आएगा m इज ग्रेटर देन n, यस 12 इज ग्रेटर देन 2। तब क्या होगा, m में n का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो 12 में 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये 2 का 2 रह जाएगा। अगेन 10 इज ग्रेटर देन, मतलब कि अगेन 10 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और लास्टली ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। और तब जब कंडीशन चेक होगा while m इज नॉट लेस देन n, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब m और n दोनों का वैल्यू बराबर हो चुका है। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट किया है? ये एग्जीक्यूट किया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार। यानी कि m का जो वैल्यू था हमारा उसका हाफ, हम लोग बोल सकते हैं m/2 टाइम्स, बोल सकते हैं ना, m/2 टाइम्स ये हमारा क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये है आपका ऑर्डर ऑफ n। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि जब m और n दोनों बराबर नहीं है तब आपको इस लूप में एंट्री मारना है, और यहां पे जो भी बड़ा है उसमें छोटा वाला वैल्यू को घटा देना। अगर देखिए m बड़ा है तो m में क्या करेंगे, n को घटा देंगे। एल्स में क्या है, अगर n बड़ा है तो n में m को घटा देंगे। यानी आप अगर m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 12 लेते तब भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये m/2 टाइम्स लूप चल रहा है। अगर हम मैक्सिमम केस, मैक्सिमम या हम बोल सकते हैं वर्स्ट केस की बात करें तो, और बेस्ट केस में ये 0 टाइम 1 टाइम चल रहा है ना। तो यहाँ पे जब हमारा कंडीशन लगा हुआ है तो यहाँ पे टोटल 2 हमारा एक तरह से बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है। क्या देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक हो जा रहा है आपका बेस्ट केस, बेस्ट केस, और बेस्ट केस में ये हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि आप देख रहे हैं कभी 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 0 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी
कांस्टेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसे m और n से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा सर यहाँ 6 लिए, आप यहाँ पे 6000 और 6000 भी ले लीजिए, तो m और n के कितने भी बड़े वैल्यू के लिए ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज 0। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन यही अगर आप वर्स्ट केस की बात करें, या अगर आप बोले कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट केस टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करेंगे, तो ये m/2 टाइम्स, या m को हम n बोल सकते हैं, n/2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ n, ये लीनियरली ग्रो कर रहा है अगर हम इनपुट से कंपेयर करें तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिर से पीछे से देखिए, समझ में आ जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं। तो जब हम इफ लगाते हैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस कुछ इस तरह का हमारा सिनेरियो आता है। चलिए हम इफ का एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, और ये कुछ खास एल्गोरिथम है नहीं, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है। ये एल्गोरिथम एक पैरामीटर ले रहा है n, नाउ चेक कर रहा है कि अगर n लेस देन 5 है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दो, एल्स में क्या करो, इस फॉर लूप को चला दो। फॉर लूप में क्या है, फॉर i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो 0 से n-1 तक चल रहा है, यानी टोटल कितना टाइम चल रहा है, टोटल n टाइम चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये n यूनिट ऑफ टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि ये n बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब n का जो भी वैल्यू हो यहाँ पे 20, 25, 25,000, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे भी 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। अगर हम बेस्ट केस की बात करें, अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो ये आ जा रहा है आपका ऑर्डर ऑफ 1। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो ये आ जा रहा है आपका ऑर्डर ऑफ n। यानी कि अगर मान लिया जाए हम n का कोई ऐसा वैल्यू ले, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, और माइनस में हम कुछ भी ले लें, -1, -2, -3, तो इन सारे वैल्यूज के लिए, इन सारे वैल्यूज के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन यदि हम n का कोई ऐसा वैल्यू ले जो 5 या 5 से बड़ा है, यानी कि हम n का वैल्यू ले ले 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, तो इन सारे वैल्यूज के लिए, इन सारे वैल्यूज के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक ही एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा वेरी कर रहा है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करें तो कुछ ऐसा सिनेरियो आए बेस्ट केस का और वर्स्ट केस का, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकता है। चलिए लास्टली हम लोग इसी का एक इनहांस्ड वर्जन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर मैं यहां से एल्स पार्ट को रिमूव कर दूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही n लेस देन 5 होगा तो हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट मेरा n टाइम चलेगा, 0 से लेकर के n-1 तक। तो इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। फंक्शन जो भी आए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक स्टेटमेंट का जो भी फंक्शन आए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट व्हाइल और इफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो छोटे छोटे टर्म्स है जो हमने टोटल 4 वीडियो में सीखा है, वो मैं आपको लास्ट में बता देना चाहता हूं। क्या, देखिए, जब हम टाइम फंक्शन निकालते हैं तो अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट आता है, लाइक 20 आ जाए या 20,000 आ जाए या 2 आ जाए, इन सभी का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ n। सॉरी, इन सभी का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज कांस्टेंट। ये सभी क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं। यही अगर मैं बात करूं, कोई फंक्शन है मेरा, कोई टाइम का फंक्शन है जो कि है 2n + 30, या कोई फंक्शन है जो कि है n + 30, या कोई फंक्शन है जो कि है 70n + 70,000, इन सभी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। इसी प्रकार से अगर कोई मेरा ऐसा फंक्शन है, टाइम फंक्शन जो कि आया है 30n² + 20n, या कोई ऐसा फंक्शन है, टाइम फंक्शन जो कि आया है मेरा
50n²। तो इनका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n², बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट 2, और हम लोग टर्म को लेते हैं दैट इज n²। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n²। हमें पता है कि जो अनडोमिनेंट टर्म्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो जो बच गया n², ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। तो आई होप ये जो 4 वीडियो था स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टूडेंट अवेलेबल है, आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल अभी 1.9 तक अवेलेबल है, और ये लेक्चर 1.10 है। सारे वीडियो जिसमें सीक्वेंस में आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिग ओमेगा, बिग ओ और बिग थीटा, इन तीनों के डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे, इन तीनों के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम इस पे एग्जांपल देखेंगे, अलग अलग टाइम फंक्शंस को लेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।